जी हाँ, तो विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल टीच एट प्रताप में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ऊतक, चैप्टर नंबर 6 ऊतक। यहाँ हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसके जो मेन पॉइंट हैं उनको हम रिवाइज मारेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6 ऊतक। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट है, एक ही प्रकार की संरचनाओं और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ऊतक, और ऊतक से मिलकर बने होते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बना होता है हमारा शरीर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पौधा स्थिर होता है, वे गति नहीं करते। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधे की संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। पौधे को क्या करते हैं? संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक सहारा, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं तथा इन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे गति नहीं करते अपितु वृद्धि करते हैं। पौधे जो होते हैं वो गति नहीं करते अपितु क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऊतक। ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होती हैं। जो ऊतक होते हैं वो अधिक दक्षता के साथ, अधिक सफाई के साथ काम करने के लिए विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होती हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक भिन्नता है। जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक भिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहती हैं। जो पौधे के ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं? जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कोश के जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा होते हैं। जैसे मौलिक कार्य श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी मौलिक कार्य होते हैं, ये एक ही कोशिका के द्वारा होते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है किससे? एक ही कोशिका से। जी देखिए, जो हमारे एक कोश के जीव होते हैं वैसे तो वो आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन अमीबा ये आता है यूकेरियोटिक कोशिका में। यूकेरियोटिक कोशिका में हमारे जंतु कोशिका भी आती है और पादप कोशिका भी आती है। एक कोश के जीव होते हैं वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में, इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक बनती है, और ऊतकों से मिलकर हमारे अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र के द्वारा ही हमारे मौलिक कार्य होते हैं, उसके द्वारा ही हमारा शरीर बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, ये बहुत मेन पॉइंट है जो हम भूमिका में भी पढ़ चुके हैं। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को करने में दक्ष होती हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। अब देखिए, इसका कुछ यहाँ दिया गया है उदाहरण के रूप में, मांसपेशीय कोशिकाएं, इसके संकुचन एवं प्रसार में शरीर में गति होती है। इसके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में क्या होती है? गति होती है। जो हमारी मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के मतलब अंगों तक ले जाता है, अनेक अंगों तक, यानी नहीं है, अनेक है। रक्त कोशिकाएं, यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में, पॉइंट ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से,
पौधों में। संवहन ऊतक भोजन एवं जल का चालन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। संवहन ऊतक होते हैं वो भोजन एवं जल का चालन पौधे में संवहन ऊतक होता है। भोजन और जल होता है उसका चालन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। क्या चालन करने के काम आते हैं संवहन ऊतक। और जो देखिए जो हमारी यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें लाइसोसोम ये इसका काम करता है, ये हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। तो पौधे में भी एक लाइसोसोम होता है इस प्रकार से, तो वो क्या करता है, इस कोशिका का चित्र आपकी बुक में दिया गया होगा, तो वो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। और जो इस चैप्टर की भूमिका है उसको समझना है तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट में लिखिए, तो वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी चीजें मिल जाएगी। वहाँ नोट्स हैं और जो नोट्स है वो आपको लिंक भी मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पौधों की वृद्धि केवल उन कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। तो पौधे की वृद्धि होती है वो कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। जैसे पत्तों में अधिक नहीं होती, पत्ती क्या होते हैं ऐसे जो तना होता है उसमें अधिक होती है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधे के वृद्धि वाले भागों में ही स्थिर होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। विभाजित होते हैं उनको कहते हैं विभज्योतक ऊतक। तो ये क्या करने के काम आते हैं, वृद्धि करने के काम आती है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभज्योतक ऊतक वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। जब ये हमारे जो ऊतक हैं ये विभाजित हो जाते हैं तो विभाजित होने की शक्ति क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो जिसके फलस्वरूप उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए, ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहती हैं। ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य यानी कि कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं, कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। करती हैं और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो विभेदित मतलब विभाजित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं। तो आगे विभाजित में एक बार जो कोशिका विभाजित हो जाती है वो फिर दोबारा नहीं, उसके कण द्वारा नहीं विभाजित हो सकती, तो विभाजित होने की शक्ति खो देती है। इस प्रकार क्या होता है, स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ऐसी कोशिकाएं मिलकर करती हैं स्थायी ऊतक का निर्माण। ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये क्या है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है ऊतक। ऊतक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक कोशिका दिखाई देते हैं, जैसे जो एक जैसे दिखाई देते हैं, सॉरी जो एक जैसे दिखाई देते हैं, इस प्रकार के ऊतक को सरल स्थायी ऊतक कहा जाता है। जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इस प्रकार के ऊतक को हम क्या कहते हैं, सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। उदाहरण के लिए पैरेकाइमा, ये सभी उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक अन्य प्रकार का स्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस प्रकार के सरल स्थायी ऊतक को स्क्लेरोनाइकामा कहते हैं। उदाहरण नारियल के छिलके। अब देखिए मैं थोड़ा आपको कोशिकाओं के बारे में बता देता हूँ। जो हमारी यहाँ से बताता हूँ मैं, जो हमारी यूकेरियोटिक जंतु कोशिका होती है, और इधर साइड में बना देता हूँ पादप कोशिका। तो पादप कोशिका क्या होते हैं, डबल लेयर होता है पादप कोशिका। कोई जंतु कोशिका है, ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है, इसे हम कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। जो हमारी ये कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये कुछ पदार्थों को ही अंदर तथा बाहर जाने की अनुमति देती है, कुछ पदार्थों को ही, सभी पदार्थों को अंदर तथा बाहर नहीं जाने आने देती। इसी के कारण इसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं।
जंतु कोशिका में मैं लिख भी देता हूँ जंतु, इसका चित्र मैं आपको दिखाऊंगा जंतु नेक्स्ट वीडियो में। कोशिका, जंतु कोशिका, तो ये है हमारी पादप, पादप है ये। तो ये क्या होती है, ये हमारी होती है कोशिका झिल्ली। मैं आपको नोट नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। और ये जो होती है हमारी जो पादप कोशिका होती है, उसकी ये वाली होती है कोशिका भित्ति, और इसकी जो अंदर की होती है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। तो ये भी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ये क्यों कहलाती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली? क्योंकि ये कुछ ही पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने की अनुमति देती है, सभी पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने की अनुमति नहीं देती है। ये किसके, अब देखिए थोड़ा और डिटेल से बता देता हूं मैं। इसकी बात है तो जो अंदर तथा बाहर पदार्थ जाता आता है, ये किसके कारण जाता है? ये विसरण और परासरण के कारण जाता है। अब विसरण और परासरण क्या कहलाता है? विसरण वो होता है, जैसे मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो जो ये बाहर ये होता है हमारा बाह्य वातावरण, और यहाँ होता है आंतरिक वातावरण कोशिका के अंदर का। ये पानी का अंदर तथा बाहर जाना किस प्रकार होता है? यदि हम अंडे को पानी में, अंडे को रख लेते हैं कोशिका के स्थान पर, तो हम अंडे को पानी में डालें, तो यदि अंडे के अंदर पानी की क्या घनत्व कम है, सांद्रता, जब हमारी कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता कम है और बाह्य वातावरण में पानी की सांद्रता अधिक है, तो पानी क्या होगा, कोशिका के अंदर आंतरिक वातावरण में चला जाएगा। यदि हम इसको सांद्र विलयन में डाल दें कोशिका को, तो क्या है, कोशिका के अंदर यदि पानी की सांद्रता अधिक होगी और बाह्य वातावरण में कम, तो क्या होगा, हमारी कोशिका सिकुड़ जाएगी, उससे पानी बाह्य वातावरण में आ जाएगा। तो यही होता है। और देखिए यहाँ हमारा होता है केंद्रक, जो हमारी जंतु कोशिका होती है उसमें हमारा सेंटर में होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन पदार्थ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार से। ये डीएनए का बना होता है, इसमें अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने में मदद मिलती है। जो हमारे अनुवांशिक जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो किसका बना होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके बने होती है? क्रोमोसोम बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है हमारा डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, जो डीएनए को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का काम जीन्स करती हैं। क्रोमेटिन पदार्थ कहलाता है। क्रोमेटिन पदार्थ के सहारे उससे चिपट कर, केंद्रक की बात हो रही है, केंद्रक में एक इस प्रकार से संरचना होती है, इसमें थोड़े बिंदु होती है, ये होती है, तो इसको हम कहते हैं केंद्रिका। ये हमारी कहलाती है केंद्रिका, यहाँ होती है। तो हम केंद्रक के बारे में पढ़ चुके। देखिए केंद्रक क्या होता है, डबल लेयर होता है। जैसे मैं आपको केंद्रक का चित्र यहाँ बना के दिखा देता हूँ। केंद्रक इस प्रकार से होता है। थोड़ी आपको भूमिका भी बता देता हूँ यहाँ शॉर्ट में। ये क्या होता है, डबल लेयर होता है हमारा केंद्रक, और ये छिद्र कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे केंद्रक छिद्र। ये क्या कहलाते हैं, केंद्रक छिद्र। और ये जो है ये कहलाती है हमारी केंद्रक झिल्ली। और इसके अंदर हमारा क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है। और यहाँ एक होता है क्या, इसको हम कहते हैं केंद्रिका। अब ये केंद्रक छिद्र किस काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव, ये जो हमारी कोशिका है यह द्रव होता है, ये कोशिका द्रव में ही सभी अंगक बने होते हैं, कोशिका अंगक। जो हमारा केंद्रक द्रव होता है उसमें क्रोमेटिन पदार्थ जो क्रोमोसोम से बना होता है, क्रोमोसोम किसके, डीएनए तथा प्रोटीन के। यहाँ क्रोमेटिन पदार्थ की बात आती है तो इसमें डीएनए का ही होता है, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तो हमारा केंद्रक क्षेत्र किसके काम आता है, कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव
के बीच पदार्थों के आदान प्रदान के काम आते हैं हमारे केंद्रक छिद्र। अब देखिए केंद्रक छिद्र के यहाँ क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार की संरचना बनी होती है, इस प्रकार से, ये यूं इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से इधर भी होती है, इस साइड भी होती है। तो इसको हम, ये क्या करती है, ये यांत्रिक सहारा प्रदान करती है केंद्रक को। लाइसोसोम होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं कोशिका में, और इसमें एक और होते हैं रसधानी। तो हमारी जंतु कोशिका होती है उसमें रसधानी बहुत कम पाई जाती है, कुछ ही होती है इसमें रसधानी, लेकिन छोटा आकार होता है रसधानी का। अब हम बात कर लेते हैं पादप कोशिका की। बहुत सारी बातें आप बुक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ आप समझेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ, तो उसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए जो हमारा पादप कोशिका होती है उसमें इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं रसधानी या वैक्यूल, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो रसधानी होती है वो कोशिका का अधिकतर भार घेरे रहती है, इसी कारण से इसमें केंद्रक सेंटर यानी बीच में ना होकर साइड में स्थित होता है। इसमें भी हमारा क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ये यांत्रिक सहारा देने वाली एक संरचना होती है, और इसमें भी क्रोमेटिन पदार्थ और ये केंद्रिका पाई जाती है। लाइसोसोम भी पाए जाते हैं इसमें भी। बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे मैं कोशिका जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के लिए एक वीडियो बनाऊंगा इसी चैप्टर में आगे, जो कि आपको पिछले चैप्टर था जीवन की संरचना, यही उसका नाम है लगभग, मुझे ध्यान नहीं है नाम पिछले चैप्टर का। तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताई गई होगी, उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। यह एक अन्य प्रकार की सरल स्थायी ऊतक जिसके कारण पौधों में लचीलापन आता है। अब देखिए पौधे में जो पौधे की बाहरी परत होती है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति, जो कि बाहरी लेयर का काम करती है, जिसके कारण ही पादप कोशिका क्या होती है, कठोर होती है। एक अन्य प्रकार की सरल स्थायी ऊतक जिसके कारण पौधों में लचीलापन आता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती एवं तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ऐसे ऊतक को कोलेकायम कहते हैं। याद देख सकते हैं ऊतकों के नाम, ऊतक का ये चैप्टर है तो ऊतकों की यहाँ विभाजित किया गया है। लैग्रिन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। हमारी कोशिकाएं होती हैं उसको मजबूत दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट जैसा कार्य करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ होता है। कोशिकाओं को सबसे बाहरी परत को, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है, शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी हो जाती है शुष्क स्थानों पर। तो क्यूटनी यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण होता है। यह मुख्यतः मरुस्थल पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है, एपिडर्मिस में पाया जाता है। पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर। इन छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब आता है रंध्र किसे कहा जाता है, और प्रश्नों में पूछा जाएगा रंध्र किसे कहा जाता है, तो पत्तियों की सतह पर बहुत छोटी छोटी छिद्र होते हैं, इनको हम रंध्र कहते हैं। अब आता है स्टोमेटा। यहाँ आपको पूरी चैप्टर की समरी मिल जाएगी, ये बड़ा है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर देखेंगे। लेकिन आज हम क्या समरी देख रहे हैं चैप्टर की, यही महत्वपूर्ण है। चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, इसको बढ़िया तरह से समझ लीजिए, ये पूरे चैप्टर का क्या है, सारांश दिया गया है इसमें। स्टोमेटा को दो वक्र के आकार की कोशिकाएं घिरी रहती है, जो हमारा स्टोमेटा होता है, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहती हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। नोट करते जाइए आप सभी चीजों। जल वाष्प में जल का हास्य होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहती है। जल में कमी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जाइलम
एक संवहन ऊतक है। जाइलम क्या है? एक संवहन ऊतक है और यह संवहन मंडल का निर्माण करता है। जाइलम, ट्रैक्टस, वहिका, जाइलम, ये सभी उदाहरण दिए गए हैं। जाइलम फाइबर से मिलकर बना है, जो संवहन बंडल है वो वाला। तो हम देख लें जाइलम। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है और पौधे को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है और यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। जो हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम के बारे में यहाँ बहुत कुछ दिया गया है, तो आपको फ्लोएम के बारे में अधिक रट्टे में नहीं पढ़ना है, आपको साधारण रूप से ध्यान रखना है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है, यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। अब फ्लोएम, ये लाइन आपको अधिकतर ध्यान रखनी है, ये वाली। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम अप्रिकायमा तथा फ्लोएम रेशे से मिलकर बना होता है। पादप कोशिका की बात की जा रही है। पौधों की, पौधों के पत्तियों से वृद्धि वाले भाग और संग्रहण वाले अंगों तक भोजन तथा पोषक तत्व जैसे शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का परिवहन पदार्थों को इस प्रकार से गति को स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पौधों की पत्तियों से वृद्धि वाले भाग की ओर, जो पौधे की पत्तियां होती हैं उससे वृद्धि वाले भाग की ओर भोजन, पोषक तत्व, शर्करा यानी चीनी कहा जाता है इसको, एमिनो अम्ल आदि का परिवहन, गति की करना, ये क्या कहता है? गति को स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरण, स्थान का अंतरण, स्थान का अंतर। नेक्स्ट पॉइंट, जंतु। अब ये जंतु कोशिका की बात है। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। जो जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। ये मेन पॉइंट ध्यान रखिए। जंतु के शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? एपिथेलियम ऊतक। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़े की कुपिया, वक्की नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। हमारी त्वचा भी किससे बनी होती है? एपिथेलियम ऊतक से। नेक्स्ट पॉइंट, कभी एपिथेलियम ऊतक कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है। ये कुछ इस प्रकार का बना होता है हमारा एपिथेलियम ऊतक जो होता है, तो इसका कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है। इसकी संरचना में आपको कल समझाऊंगा डिटेल से। मुझे इसका चित्र में आने काट नहीं सकता हूँ, ये मैंने काट दिया है। तो कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है तथा एक कोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। एक कोशिकीय ग्रंथि में क्या होता है? जो हमारा एपिथेलियम होता है उसका कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है, तो क्या होता है? एक कोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। जो मुड़ा हुआ होता है वह ऊतक क्या कहलाता है? एपिथेलियम ऊतक, वो कहलाता है ग्रंथिल। तो चलिए इसको देखते हैं। रक्त एवं संयोजी ऊतक, जो पदार्थों के संवहन के एक माध्यम का कार्य करता है, जो पदार्थों के आने जाने के एक माध्यम का कार्य करता है, उसको हम कहते हैं रक्त एक संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है। यह गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि शरीर के बचे हुए भाग, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। इसको हम आपको सिंपल ध्यान रखना है। जो हमारा रक्त एक संयोजी ऊतक है, वो क्या कहता है? पदार्थों का शरीर में परिवहन माध्यम का परिवहन का कार्य करता है। संवहन, परिवहन बात एक ही है, संवहन। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रक्त के तरल आद्यत्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल आद्यत्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब देखिए प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा झिल्ली अलग है और प्लाज्मा अलग है। तो वो प्लाज्मा नहीं है जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं उसे, लेकिन वो होती है प्लेज्मा होती है। ये होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी, ये मेन पॉइंट ध्यान रखिए। आरबीसी किसे कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी किसे कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाओं को। तब प्लेटेटस निलंबित होता है।
प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं उनके बीच क्या होता है, पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आकृति प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। उपस्थित उपस्थित कहाँ होता है ये हमारा, कौन सा, संयोजी ऊतक। एक अन्य और संयोजी ऊतक है, एक अन्य तो वो कहाँ होता है, नाक और कान, कंठ, श्वास नलिका, श्वास नली में उपस्थित ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय पेशियां। ये मैं आपको इसलिए इसे डिटेल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यदि आपने बुक पढ़ी है तो आपको इसको अधिक डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे नोट कर लीजिए, आपको कुछ समझ में आ जाए। बात थी कोशिका की, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, और जो कोशिका के ऊपर एक वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, जंतु और पादप कोशिकाओं के बारे में बहुत विस्तार से समझाया जाएगा। इनके अंदर क्या क्या होता है, ये किस काम के लिए प्रयोग की जाती है। वैसे ही हमारी जो हमारा 5वां चैप्टर है साइंस जीव विज्ञान का, तो उसमें आपको सब कुछ बताया गया है। उस चैप्टर को आप पढ़िए, उसकी भी हम सॉल्यूशन की वीडियो डाली है। हृदय पेशियां जीवन भर संकुचन एवं प्रसार का कार्य करती हैं। जो हृदय पेशियां होती है जीवन भर क्या, संकुचन। संकुचन आप समझ रहे होंगे, संकुचन क्या होता है। ये अनैच्छिक होती हैं, इन्हें यह हृदय पेशी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, रखें तो रख सकते हैं। जो हृदय पेशियां होती है उसे हृदय पेशी कहा जाता है। ये संकुचन, हृदय पेशी किसका काम करती है, संकुचन का प्रसार, संकुचन एवं प्रसार का कार्य करती है। तो हमारे पाठ्यगत प्रश्नोत्तर जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पूरे चैप्टर को कवर कराएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और अपने चैनल टीच टेक प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।